हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। और आज जो हमारा रहेगा वो मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर रहेगा, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, समय ज़्यादा ना गवाते हुए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं और क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी सेकंड क्लास होगी मैट्रिक्स की, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, ठीक है, आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा है इसमें, द रैंक मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर के, जहां के हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर कोई भी अगर हमारी मैट्रिक्स है, अगर उसके सभी एलिमेंट हमारे सेम है, ठीक है, सेम है, और जहां जो के दे रखा है हमारे लिए वो 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जो नल मैट्रिक्स ना बने। ठीक है, तो हमेशा उस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है हमेशा क्या होगी, 1। ओनली एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम रैंक निकालते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक ऑलवेज एक होगी या एक से बड़ी होगी, कभी भी 0 नहीं होगी। कंडीशन कि वो मैट्रिक्स हमारी नल मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर नल मैट्रिक्स है तो उसी की रैंक जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, अदरवाइज ऑलवेज किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। तो इसमें कहा गया है कि के जो एलिमेंट है सभी, जिसका मान ऑल एलिमेंट जो है वो के दे रखे है, और जो जहां के हमारा क्या है वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल जब नहीं होगा तो हम कह सकते हैं उसकी रैंक कितनी होगी, 1 होगी। अगर 0 होता तब 0 रैंक होती, अदरवाइज 1। और सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, यानी कि जैसे बाय एग्जांपल ले ले, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज के वाई के, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, दिख रहा है आप लोगों के लिए के है, तो उसका एवरी एलिमेंट हमारे पास क्या है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो रो कितना है, नंबर ऑफ रोज, यानी कि 1 है हमारे पास, और नंबर ऑफ रोज अगर 1 है तो रैंक क्या होगी, 1 होगी। यानी कि किसी भी रैंक मतलब मैट्रिक्स में रैंक क्या होगी, या तो 1 से अधिक होगी, ठीक है, या तो 1 के इक्वल होगी, 0 नहीं होगी। 0 तो जब ही होगी जब किसी भी मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट हमारे 0, और वहां पे बोला गया है कि के नॉट इक्वल टू 0, यानी कि के नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास वो क्या होगी, 1। तो 1 वाला आंसर देखिए कौन सा, दिस। ठीक है, बाकी हमारे सब गलत है। आई थिंक समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो रैंक कितनी होगी, 1। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट रैंक ए बी इक्वल टू 3, देन देखिए अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट ए बी, यानी कि ए बी मैट्रिक्स है, अगर इसकी रैंक 3 दे रखी है तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी क्या होगी। क्लियर है यहाँ से, है कि अगर ए बी की रैंक हमारी 3 है तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी भी हमारी 3 ही होगी। ठीक है, तो देख लीजिए किसमें ये ऑप्शन दे रखा है 3 वाला, वही हमारा आंसर क्लियर होगा। देखिए पहला क्या दे रखा है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये तो होगा ही नहीं हमारे पास, ये गलत है। ठीक है, यानी कि बी आंसर सही है हमारा। ठीक है, बाकी सब गलत। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए, देन देखिए
किसी भी मैट्रिक्स की अगर हम रैंक निकालते हैं तो अगर उसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो उसकी जो रैंक आती है उसमें नो चेंज होता है, यानी कि अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दे हम तो उसकी रैंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमारी अगर कोई मैट्रिक्स है अगर उसकी जितनी भी रैंक होगी तो ट्रांसपोज या कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी रैंक वो ही रहेगी। तो देखिए क्वेश्चन से क्या है, अगर एज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए देन रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो ये तो गलत होगा क्योंकि जितनी रैंक हमारे पास एक ही होगी उतनी उसके ट्रांसपोज की होगी। ठीक है, तो ये भी गलत है, इसमें लेस देन है, यानी कि जितनी रैंक हमारी किसी भी मैट्रिक्स होगी उतनी ही रैंक उसके ट्रांसपोज लेने के बाद भी रैंक हमारी उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो देखिए कितनी रहेगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है हमारे पास। देखिए इसमें बराबर है हमारे पास, तो ये डी गलत। ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले बढ़ते हैं। आज बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा समय न लेते हुए। देखिए अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4, इफ एज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 7/5 विद द 3 एंड बीज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x7 या 5/7 ऑफ रैंक 5, देन रैंक ऑफ ए बी इज। ए बी हमारे पास जो दे रखा है, ए बी हमारे पास रैंक होगी रैंक 3। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 7/5 है और दूसरा क्या हमारे पास कितना है 5/7 है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास, इसको चलिए ये मानते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए बी मान लेते हैं, इसका तो ऑर्डर कितना है 5/7। ठीक है, तो यानी कि कंडीशन तो पता हो गया आप लोगों के लिए दिस। अगर ये कंडीशन है तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी वो कितनी होगी 7/7 की होगी। ठीक है, और रैंक कितनी दे रखी है इसमें ये भी मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद हमको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो 7/7 की मिलेगी। ठीक है, तो उसकी रैंक कितनी दे रखी 3, रैंक कितनी दे रखी 3। ठीक है, तब ए बी की रैंक कितनी हो, जब 7/5 की रैंक 3 दे रखी है, ठीक है, तो ए बी की रैंक भी हमारी कितनी होनी चाहिए 3, क्योंकि जब इसका आपस में ए का और बी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो 7/7 की बनेगी। ठीक है, और जिसकी जो 7 रोज है इसकी रैंक कितनी आ रही 3 है। ठीक है, तो यानी कि ए बी की रैंक भी क्या होगी हमारे पास 3 ही होगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 3 वाला, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है हमारे पास। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज बहुत जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, b इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, यानी कि जो a मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और जो b मैट्रिक्स है हमारे पास उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी, जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी हमारी उसका ऑर्डर क्या होगा, ए बी मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी m क्रॉस m। ठीक है, जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर m क्रॉस n होगा। ठीक है, तो रैंक क्या होगी उसकी, तो यही तो रैंक होगी जो जितना इसका ऑर्डर है, तो यानी कि जो रैंक होगी वो क्या होगी m क्रॉस m। तो m क्रॉस m देख लीजिए कहां पे है, ये तो गलत है, m क्रॉस m है नहीं, इसमें n है, ये भी गलत है हमारे पास, ये सही है। ठीक है, ये हमारे पास m होगा। ठीक है, m क्रॉस m, इसके लिए हम लिख सकते हैं m क्रॉस n, m m क्रॉस m। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा सी, तब सी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है हमारे पास। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, उसकी रैंक कितनी है 5, एंड नल्टी ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक 5 है और नल्टी है 3, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नल्टी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू n माइनस आर, ठीक है, जहां n क्या है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है और r हमारी क्या है रैंक, ठीक है। तो क्या रख देंगे, नल्टी ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कितना दे रखा है 3 दे रखा है, हमको निकालना है क्या n निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू n माइनस r कितना है 5 है, रैंक यानी कि 5 दे रखा है हमारे लिए, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n इक्वल टू मिल जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन देखिए कहाँ पे हमारे पास, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है, बाकी ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा था आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर। अब देखिए सिंपल सा है, आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये बता चुके हैं हम, पहले क्या निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकालते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन क्या निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास ए माइनस का लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस लैम्डा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस का लैम्डा 4 और 2 3 माइनस का लैम्डा का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका करेंगे तो ये हमारे इसकी सिग्मा तो हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस का लैम्डा इन ब्रैकेट 3 माइनस लैम्डा इन ब्रैकेट और इसकी कितनी हो जाएगी माइनस का 8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस का लैम्डा हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 4 लैम्डा हो जाएगा और 8 में से माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसके हम रूट निकाल लेंगे, जो रूट आएंगे वो इसके आइगन वैल्यूज कहलाएंगे, ठीक है। ये आ गया, या हम चाहे आंसर से इसको सेटिस्फाई करा दें, जो मान हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इसके मान होंगे, या इसके हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे, तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दे रखा है। अब इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने आप लोगों को आते होंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 5 लैम्डा, यानी कि कभी भी जब भी हम फैक्टर करते हैं तो इस वाले सिंबल को देखते हैं माइनस, यानी कि आपको क्या चाहिए, घटाने पर 4 चाहिए, ठीक है, घटाने पर कितना आ जाए 4, तो 5 कम 5 यानी कि 5 माइनस 1 या 5 माइनस 1, तो इसको लिख लेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट लगाएंगे और इसको क्या लिख लेंगे हम 5 लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0, स्क्वायर कर लेंगे तो इसको लैम्डा स्क्वायर माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0, यहाँ से लैम्डा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा लैम्डा माइनस का 5, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा माइनस 5 और ये लैम्डा प्लस का 1 बन जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू आइगन वैल्यूज कहाँ पे है हमारे पास, 5 और माइनस 1, 5 और माइनस 1, यानी कि आंसर हमारा कौन सा है, सीधा राइट आंसर, बाकी ये सब गलत है हमारे पास, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन कहा गया है, इफ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स,
ए इज जीरो, देन मतलब कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो हैं तो वो किस प्रकार की मैट्रिक्स होगी, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन को हम निकालते हैं तो उसको हम ऑलवेज जीरो करते हैं। जीरो का मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोई भी अगर कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन दे रखी होती, जैसे अभी भी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, तो वहां पे जीरो का मतलब होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो यही कहा गया कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए के जीरो कब आते हैं, जब हमारी वो मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई, डिटरमिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर है सिंगुलर मैट्रिक्स का, पहला ही आंसर है, ठीक है। तो पहला राइट है, बाकी सब हमारे गलत है। अगर कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपने तो बिल्कुल चुटकियों करते जाओगे, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर। देखिए जो नाम से क्लियर है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आता है, ठीक है। तब उसमें जो आइगन वैल्यूज होंगे वो हमेशा या तो 1 आएगा, ठीक है, या तो ए स्क्वायर, देखिए बता रहे हैं हम आपके लिए, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो इसके मान क्या आएंगे, या तो 1 आता है या तो 0 आता है, ठीक है। इसके दो ही मान पॉसिबल हैं आइगन वैल्यूज में किसी भी। और जो बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे है, इसको बिल्कुल कलम चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही कर डालेंगे, ठीक। तो क्या या तो 1 आता है या तो 0 आता है। तो देखिए 1 और 0 वाला जो भी आंसर हो वो हम क्लिक कर देंगे, यानी कि पहला तो नहीं है, दूसरा है, सेकंड ऑप्शन सही है। तो ये बाकी सब गलत हो जाएंगे हमारे पास, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। समझ गए, बाई कॉन्सेप्ट है ये हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिटियन मैट्रिक्स आर। ये हमने जो अभी कल का लेक्चर लिया है उसमें भी बताया था, कल का जो पहला लेक्चर था मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप का, तो उसमें भी बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो क्या है, उसमें रियल वैल्यूज होती थी, क्या होती थी, रियल वैल्यूज। तो इसमें आंसर दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, ए रियल वैल्यूज ऑलवेज, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल चुटकियों में निकाल देंगे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द आइगन वैल्यूज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर। अब देखो नाम से क्लियर है, ठीक है, यूनिटरी, यानी कि अगर इसके जो यूनिटरी मैट्रिक्स इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, यूनिटरी मिलेंगी, यानी कि 1 मिलेंगी, ठीक है। 1 वाला आंसर देख लो कौन सा, आप यूनिट मॉड्यूलर, यानी कि सी सही है, बाकी सब गलत। नाम से ही क्लियर है, यूनिटरी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, द आइगन वैल्यू ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर जीरो होंगे, आर रियल होंगे, या प्योरली इमेजिनरी होंगे, या नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो प्योर इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है हमारे पास, सी, आंसर सी है, बाकी गलत, ठीक है, बाकी गलत है। समझ रहे होंगे आप लोग, आज बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला 13 क्वेश्चन है, द आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर। देखो ये भी हमारा रिपीट हो गया था, ये भी कल आया था, कल वाले वीडियोज में, इसमें भी क्या बताया था, या तो 0 होगा या तो प्योर इमेजिनरी, ठीक है। तो सी आंसर इसका राइट, सी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर। ठीक है, अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है हमारे पास, इसका भी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट मॉड्यूलर होती है। जैसे वहां यूनिटरी की थी, वैसे यहाँ पे ऑर्थोगोनल की। याद रखना दोनों चीजें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज कॉल्ड। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है। हमने बताया था कुछ दिन पहले अपने लेक्चर में कैली हैमिल्टन थ्योरम के लिए। उसमें क्या बताया था, उसमें हमने यही बताया था अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमारे उस स्वयं के या कह सकते हैं खुद के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सेटिस्फाई होता है तो वो हमारी क्या कहलाती है, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहलाती है। बिल्कुल सीधा स्टेटमेंट आ गया था कैली हैमिल्टन थ्योरम का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, चलिए देख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आर। अब देखिए नाम क्लियर है, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि 1, तो उसके रूट्स क्या होंगे, कोई भी अगर यूनिट मैट्रिक्स है तो उसके जो रूट आएंगे, आइगन वैल्यूज आएंगे, वो क्या होंगे, हमेशा 1 होंगे। क्लियर है, इसमें कोई समझने वाली बात ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। समझ रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1। इसके भी मान लीजिए 2 by 2 की है हमारे पास, इसके अगर आइगन वैल्यूज निकाले हम तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। क्या आएंगे, 1 बनाएंगे। ठीक है, 2 by 2 की है तो 1 1 आ जाएंगे, तो क्या आएंगे, यूनिट। यूनिट वाला देख लीजिए, या कह सकते हैं ऑल 1 1, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, बाकी सभी आंसर हमारे गलत है। समझ रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अब देखिए क्या कहा है अगले क्वेश्चन में, 17 क्वेश्चन में, द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू। देखिए अब यहां से एक क्लियर बात है, कोई भी अगर आइगन वैल्यूज है हमारी, ठीक है, उसका प्रोडक्ट करते तो किसके इक्वल होता है, यानी कि डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो देखिए इसमें डिटरमिनेंट वाला जो भी ऑप्शन हो मैट्रिक्स अगर ये दे रखा है तो एक का डिटरमिनेंट होना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा है, ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बाकी सब गलत हमारे पास, बी एंड सी डी सब गलत। ठीक है, क्लियर है। भाई आइगन वैल्यू निकालते हैं आप लोग तो क्या करते हैं, डिटरमिनेंट को ही तो 0 करते हैं, और डिटरमिनेंट से ही हमारी क्या आती है, आइगन वैल्यूज प्रोडक्ट आती है। ठीक है, आइगन वैल्यूज के अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो किसके बराबर आएगी, तभी वो 0 बराबर आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए, डिटरमिनेंट ए। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा, द प्रोडक्ट इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स इज। देखिए कहा गया है कि कोई भी वैल्यूज हमारे पास दे रखी है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसके आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, ये ऑफ होगा, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो हमारे पास दे रखी है इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना निकाल के हम डायरेक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट इनका आपस में प्रोडक्ट कर दो, जो भी आए। तो देखिए आपस में प्रोडक्ट करने क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इंटू गामा, यानी कि जो भी आंसर में अल्फा बीटा गामा दे रखा है वही आंसर राइट आंसर होगा। आप अगर चाहे तो करके देख लेना, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल कर ए माइनस लेमडा आई से, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई से निकाल के देख लेना, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा। जो भी हमारे रूट्स आएंगे 3 by 3 के, तो यानी कि 3
आइगन वैल्यूज आएंगी, उन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएगी हमारे पास या जो भी मान आएंगे वो अल्फा बीटा गामा ही आएंगे। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट लगा देंगे फंडा, क्या लगा देंगे, अल्फा बीटा गामा के आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे डायगोनली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो आंसर कौन सा, ये सही है, करके देख लेना आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन से यही आंसर आएगा। हमने डायरेक्ट ट्रिक से कर दिया, बाकी ये सब हमारे पास गलत हो जाएंगे। आंसर कौन सा सही होगा, ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अगर कोई भी आइगन वैल्यूज हैं इनके प्रोडक्ट क्या आएगी, अल्फा बीटा गामा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए किसी भी मैट्रिक्स अगर हम ट्रेस निकालते हैं तो जो उनके डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनका सम कर दो, वहीं से हमको ट्रेस मिल जाता है। कोई भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे पास, ए बी सी, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास, इनका सम कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी वाला कौन सा आंसर है हमारे पास, देख लीजिए, यानी कि पहला आंसर सही है, पहला राइट, बाकी सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ट्रेस निकालने के लिए क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आई थिंक आप लोग बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे और काफी अच्छे क्वेश्चन हैं जो टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, कल आप लोगों ने जो मैट्रिक्स का पहला लेक्चर बनाया था, देखा था कैसे क्वेश्चन आए थे एलटी, पीसीएस या टीजीटी, पीजीटी में, बिल्कुल चिंदी से क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चिंदी ही क्वेश्चन लगे, अदरवाइज वेरी टफ लगेंगे आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज। देखिए अभी ट्रेस की बात कर रहे थे, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल, यानी कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल के एलिमेंट का अगर सम कर दें तो वहां से जो भी मान मिलेगा वो क्या कहलाता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ पे एक चीज, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी कि दे रखा है हमारे पास बी आंसर इज राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, समझ रहे, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर रहा है, बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। 23, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इफ गिवन इक्वेशन इज। अब देखिए एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी हमने कल बताया था, क्या बताया था, डायरेक्ट आंसर से निकाल देंगे, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम भाई आंसर से इसको चेक कर लेंगे, वही इसका आंसर कहलाएगा, कल जो हमने कराया था वही। ठीक है, वैसे हमको बहुत लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी, मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी आर्गुमेंट मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर रैंक बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों की निकाल के कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उसके बाद उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, यूनिक होंगे, ट्रायवियल होंगे, नॉन ट्रायवियल होंगे, ठीक है, या नो सॉल्यूशन होंगे। तो इतनी लंबी प्रोसेस हमें नहीं करनी है, बिल्कुल हम भाई जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं इसी को रख के देख लेंगे, और यहीं से जो जो भी हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखी हैं, तो जो भी 4 ऑप्शन है इनमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन किसी भी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देता है तो वही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। ये बताया था हमने पिछले लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, लंबा कुछ नहीं करना, ट्रिक बाई ट्रिक। तो देखिए सबसे छोटे क्वेश्चन ले लेंगे, सबसे इजी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, इसी को ले लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, इसी में क्या ऑप्शन पहले 1 रखेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 से क्या रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे, y इक्वल टू 10 रखेंगे और z इक्वल टू -3। ठीक है, अब रखिए क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 2 हो जाएगा और y कितना है 10 है और z कितना है -3 है। ठीक है, इक्वल टू 7 है, तो देखिए कितना बन रहा है, 10 - 3, 7 तो 9, यानी कि नॉट इक्वल टू 7 आ रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब बी की बात करेंगे, ऑप्शन 2, यानी कि बी की, यहाँ क्या करेंगे हम, x इक्वल टू -2 लेंगे और y इक्वल टू -12 लेंगे और z इक्वल टू -3 लेंगे, z इक्वल टू -3, z इक्वल टू -3 यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा,
12 हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 7। क्या हो जाएगा? नॉट, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत है, बी इज रॉन्ग। अब ऑप्शन 3 लेंगे, 3 को वेरीफाई करेंगे तो देखिए आप डायरेक्ट रख रहे हैं ऑप्शन 3 से क्या होगा, x बराबर माइनस का 2 रख देंगे तो माइनस का 2 मिल जाएगा, y इक्वल टू 12 रखेंगे यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा, और z इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे, माइनस का 3 रखेंगे इक्वल टू 7। क्या हो रहा है हमारे पास? देखिए 12 प्लस क्या है और माइनस के कितने हैं? माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 3 और 2, माइनस के 5 और प्लस के 12 के 7, यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन 3 क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 3। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, बाकी गलत है हमारे तीनों। तो इस प्रकार हमको करने हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है। अच्छा, इसमें पूछा था वैल्यू ऑफ के इज द गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो देखते हैं कि इक्वेशन हमारी क्या है, होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन दे रखी है वो होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है, यानी कि ए एक्स इक्वल टू 0 की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो होमोजेनियस इक्वेशन है हमारे पास। तो होमोजेनियस इक्वेशन निकालने के लिए कंसिस्टेंसी हमको चेक करने के लिए क्या करनी पड़ती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी है तो उसकी रैंक नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आनी चाहिए, तो इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है? कंसिस्टेंट कहलाती है, ठीक है। और कंसिस्टेंट कहलाती है और उसमें कहा भी है कि कंसिस्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन हमारी कंसिस्टेंट है तो के का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए 2 3 1 3 4 6, अगला क्या हो जाएगा? 4 5 माइनस का 1, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का वही शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, 2 3 4 3 4 5, ठीक है। इसका डायगोनल निकाल लेंगे, तो देखिए डायगोनल क्या बन जाएगी? एक डायगोनल हमारे पास ये बनेगा, इसकी गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 8। अगला डायगोनल हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, 6 चौक 24 3 72 प्लस का 72 हो जाएगा। अगला डायगोनल ये बनेगा हमारे पास 5 3 15 प्लस का 15, फिर माइनस का दूसरा डायगोनल, इससे करेंगे तो ये डायगोनल हमारे पास क्या बनेगा? ये डायगोनल बनेगा 4 चौक 16 16, ठीक है। फिर अगला क्या बनेगा? 5 छक्का 30 दूनी 60 प्लस का 60। फिर अगला क्या बनेगा हमारे पास? देखिए ये तो ये बन गया, ये बन गया, इसके आगे क्या बनेगा? 3 3 9, यानी कि माइनस का 9। अच्छा, इसमें 4 तीसरी की बात कर रहे हैं, 4 माइनस 1 नहीं, ये के होगा, सॉरी, यहाँ पे के लास्ट के का मान निकालना है तो के आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 4 चौक 4, डायगोनल करेंगे 4 दूनी 8, तो 8 के बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे 8 के होगा माइनस का, माइनस का 8 के हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, बाकी तो सब सेम रहेगा। इसी प्रकार एक डायगोनल ए बन गया, एक ए बन गया है, और ए हमारे कितना बन गया? 3 3 9 माइनस का 9 के, ठीक है। ये 9 के हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए माइनस का 8 इसको अंदर रिप्लेस करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस का के बन जाएगा, बाकी सभी को हम ऐड कर लेंगे। चलिए इसको एक साथ ही करेंगे, तो के प्लस, तो हमारे पास, चलिए इसको पहले पूरा लिख ले रहे हैं हम, माइनस का 8 के प्लस का 72 प्लस का 15 माइनस का 16 और माइनस का 60 प्लस का 9 के इक्वल टू 0, ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 9 के प्लस के, और तो यहाँ पे प्लस का के बच जाएगा हमारे पास। अब 72 उसको जोड़ लेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ कितना बन जाएगा? प्लस का 5 और 2 7 और 7 1 8, इधर कितना बन जाएगा? माइनस का
60 और 16 76 76 बच जाएगा। ठीक है, और इसको हम उधर रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहां से हमको k इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां से k इक्वल टू मिलेगा माइनस का 87 और प्लस का 76। तो देखिए हमारे पास कितना बच जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और 8 में से 7 गया 1, यानी कि माइनस का 11 होना चाहिए। माइनस का 11 अगर इसमें नहीं है, इसका मतलब कहीं पे कैलकुलेशन में फॉल्ट आया है। माइनस का 11, प्रोसेस के मल्टीप्लाई को चेक करते हैं। चलिए 2 3 1 3 4 6 3 4 6, अगला हो जाएगा 4 5 माइनस का k। ठीक है, आप इसको रिपीट करा 2 3 4 3 4 5। ठीक है, चलिए अब क्रॉस के एक बार कर लेते हैं इसका। तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 के हो गया, सही है। अगले से करेंगे 6 चौक 24 अतिया 72, सही है। अगला करेंगे 5 तिया 15 एकम 15 प्लस का 15 हो गया, सही है। फिर माइनस का करेंगे, इस डायगोनल करेंगे 4 चौक 16 एकम 16 यानी कि 16 हो गया। फिर अगले से करेंगे 5 छक्का 30 और दूनी 60 प्लस का हो गया। फिर अगले से करेंगे 3 तिया 9 और माइनस का k, तो 9k हो जाएगा हमारे पास। तो सही कैलकुलेशन सही आ रही है हमारे पास, कोई आंसर तो इसका मिसिंग नहीं है ऑप्शन में। इक्वल टू 0, 72 और 15 ये प्लस के हमारे पास, ये 87 हो जाएंगे। और इधर प्लस के हमारे पास कितने हैं 76, ये माइनस के हो जाएंगे। और 9 के प्लस का है 8 के माइनस का के बराबर 11 आ रहा है। आई थिंक इसमें कोई ऑप्शन जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है इसका, या तो आंसर गलत है ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चलिए देख लेना, हमारे अनुसार तो ये आ रहा है, बाकी आप लोग एक बार इसको देख ले। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट, वैसे आई थिंक रीचेक कर लिया है, कैलकुलेशन में कहीं फॉल्ट नहीं आ रहा है हमारे पास। के इक्वल टू माइनस का 11 ही आ रहा है हमारे पास इसके अकॉर्डिंग। या फिर इसका एक अदर मेथड है हमारे पास निकालने के लिए, रैंक निकालेंगे एक ही और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर करेंगे, वो तो कंसिस्टेंट आ गया है। ठीक है, तो वहां से इसको हम इक्वल टू करेंगे तब निकालेंगे इसका मान। चलिए ठीक है, आप लोग देख लेना, इसके लिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, बिल्कुल आगे देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो भी सिस्टम में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सॉल्यूशन पूछना है, तो कोई एक क्वेश्चन फिर से सेटिस्फाई करा देंगे। तो पहले इक्वेशन ले रहे हैं हम, क्या लेंगे x प्लस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू 4, 3z इक्वल टू 4। अब ये आंसर को हम सेटिस्फाई करेंगे, जो भी आंसर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर देगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमको पहला ऑप्शन रखेंगे, पहला ऑप्शन के x इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगी, y इक्वल टू 1/2 यानी कि 1 बचेगा, और z इक्वल टू माइनस का 1/2 यानी कि आंसर गलत है हमारे पास, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इक्वल टू 4, तो जो ऑप्शन 1 है वो नहीं लग पा रहा है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन 2 की बात करेंगे, 1/2 मिल जाएगा, y का 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे 3/2 मिल जाएगा।
तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 ऑप्शन बी प्लस का 0 प्लस का 3/2। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, 3 1 4/2 यानी कि 2। तो ये भी हमारा 0 4 के बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी को रखेंगे, x 0 है हमारे पास और माइनस का y 1/2 है और z का भी मान 1/2 है, तो ए भी 4 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो आंसर सी भी गलत है। ठीक है, डी की बात करेंगे हम, हमको क्या लाना है, 3/4 लाना है। x + 2y प्लस x + 2y। ठीक है, आंसर x + 2y नहीं, 2 की बात करेंगे पहले। बी का फिर से रीचेक कर रहे हैं, बी आंसर देखिए क्या है, x = 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, प्लस y तो 0 रहेगा हमारे पास और z का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये तो हमारे पास नहीं लग रहा है, तो ये तो ठीक है। अब हम सी की बात करेंगे, सी में x 0 हो जाएगा और y का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 × 1/2 और z का मान हो जाएगा -3/2। ठीक है, 2 खत्म हो जाएगा जी हमारे पास, तो जब -1 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी की बात करेंगे, तो डी ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन रखेंगे x + 2y में और प्लस का 2 × y कितना है हमारे पास, 1/2 है और z कितना है हमारे पास, 0 है, इक्वल टू हमको कितना लाना है, 4। तो देखिए इस कितना हो जाएगा, इसका 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 1/2 प्लस का 1। ये भी 0 के बराबर नहीं हो रहा है। आंसर 1 को एक बार फिर से रीचेक करते हैं। ठीक है, आंसर 1 के लिए फिर से एक बार रीचेक करते हैं। देखिए इसमें x से बराबर क्या है, 0। x = 0 तो 0 हो जाएगा, 2y 1 हो जाएगा और जब -3/2 हो जाएगा। -3/, आंसर 1 भी हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। देखिए एक बार फिर से, x 0 हो रहा है, प्लस का 2 × y का मान 1/2 है और माइनस का z का मान जो है हमारे पास 3 × 1/2 है। तो 2 से 2 ये खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 - 3/2 बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो भी आंसर दे रखे हैं हमारे पास वो सभी गलत है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ गलत दे रखा है, इसको यहाँ पे हम बनना, इसको काट के यहाँ पे लिख देंगे, डी ऑप्शन हमारे पास जो हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है हमारे पास, तो इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास है ही नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है, नन ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत जल्दी करते हैं क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ एन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन x = 0। ठीक है, इन एन अननोन्स हैज ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन इफ। देखिए हमने जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था, तो उसमें हमने बता दिया था कि जो होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट होती हैं और उनमें जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल आते हैं, तब ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाता है। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल्स आते हैं, तो वहां पे नॉन ट्राइवियल कहलाता है। तो यानी कि लेस देन वाला जो भी कॉलम है वो देख लीजिए, यानी कि रैंक, ये रैंक है हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, अननोन्स है, तो लेस देन वाला यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे हमारे पास, ये सब गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देख लिया होगा आप लोगों ने बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास। इसमें क्या पूछा है, द इक्वेशन आर नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए कंसिस्टेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, यानी कि दोनों की मैट्रिक्स अगर रैंक आपस में बराबर है दोनों मैट्रिक्स की, तो वो क्या होती है, कंसिस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, या तो बाई कॉन्सेप्ट लगा लें या ना लगाएं। तो देखिए यहाँ पे मान क्या बन जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे मान निकालते हैं, क्या बन जाएंगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन हमारे पहले दे रखी है 3x प्लस का 4y इक्वल टू 5। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखी है 6x प्लस का 8y इक्वल टू 13। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 है। इसको यहाँ से क्या करेंगे हम, 3 को 2 से भाग कर देंगे क्वेश्चन 2 के लिए। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4y और इक्वल टू 13/2। अब देखिए दोनों के मान क्या आते हैं हमारे पास, डिफरेंट आते हैं। ठीक है, इतने का मान 5 है, इसका मान 13/2 है, तो ये क्वेश्चन हमारी कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी हमारे पास। 3x प्लस 4y इक्वल टू 13/2 और अगली क्या हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, देख लीजिए आराम से। तो एक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, कंसिस्टेंट होगी। या हम क्या कर लेंगे, इसको रैंक ऑफ ए, यानी कि ये मैट्रिक्स बना लेंगे, ये मैट्रिक्स बना लेंगे तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 4 और 6 8, ये मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है, इसकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी रैंक क्या माइनर निकाल लेंगे, 8 या 24 6 24, तो यानी कि इसकी रैंक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ से माइनर 0 हो रहा है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार दूसरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी ए बी, दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 6 4 8 और 5 13, इसकी रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी रैंक निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को हमें 0 करना है, इस एलिमेंट को 0 करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें R1 के लिए। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और इसको घटा दें, इसको भी कर दें, ये भी घटा देंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो यानी कि एक रोज हमारी क्या बचेगी, इसको 5 दूनी 10 कर देंगे। ठीक है, तो इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, निकाल ले रहे हैं, देखिए आप प्रेशर लगा दे रहे हैं यहाँ पे R2 टेंस 2R1 माइनस का R R2, तो R2 माइनस का 2R1, ये आप प्रेशर लगाएंगे तो देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसको अलग हटा देंगे, एक नया कॉन्सेप्ट है जो मई मेथड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा रैंक ए बी जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी पहली तो 3 4 5, अगली मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी 2 से गुणा करेंगे घटाएंगे तो ए बी 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे ए बी 0 हो जाएगा और इसको 2 से गुणा करेंगे इसमें से घटाएंगे 13 में से 10 गया। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो रैंक ऑफ ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इसका मतलब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन दे रखा है वो कैसा दे रखा है, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी इक्वल आनी चाहिए, बट हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी आंसर होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी दिख रहा था हमारे पास दोनों का मान सेम आ रहा है, कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आंसर इज राइट क्या है, डी आंसर, बाकी सब गलत है हमारे पास, इसको मिटा देना। ठीक है, चलिए देख लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बहुत जल्दी।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, if lambda is a characteristic roots of the matrix A, then a characteristic roots of the matrix A plus ki is। अब देखिए यहाँ पे क्लियर क्या है, अगर लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है, ठीक है, तब किसी भी मैट्रिक्स ए का, तो उसके में अगर के आई और जोड़ दे यानी के आई, तो बेटा क्या नाम, एक रूट हमारा के आई, क्या उस जो रूट आएगा आइगन वैल्यू जाएगी उसमें क्या के माना और ऐड हो जाएगा, क्योंकि के क्या होगा, एक स्केलर होगा, आइडेंटिटी के साथ अगर उसको ऐड करेंगे तो हर जगह डायगोनल में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, तो जो मान होगा हमारे पास वो क्या होगा, के और जुड़ जाएगा किसमें, लैम्डा में, तो यानी के प्लस लैम्डा होगा, तो के प्लस लैम्डा हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी सही है, बाकी ये सब गलत, ठीक है, आंसर कौन सा सही है हमारे पास, बी आंसर सही है, ठीक है, देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बहुत जल्दी आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन इन एन अननोन इज ऑलवेज, देखिए हम फिर से बता रहे हैं, कोई भी अगर होमोजेनियस इक्वेशन है हमारी तो वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होगी ही होगी, ठीक है, क्या होगी, कंसिस्टेंट, बट अगर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है तो वो कंसिस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसके लिए कंडीशन होगी, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमको डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रखा है, क्लियर बोल रखा है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन ऑलवेज क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, तो कंसिस्टेंट वाला जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, चलिए कंसिस्टेंट यानी कि आंसर कौन सा हमारा ए, बाकी सब आंसर हमारे गलत था, ठीक है, आई थिंक समझ रहे होंगे हम लोग, आज बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं क्वेश्चन के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी इन एन अननोन इज कंसिस्टेंट इफ, देखिए अगर कोई भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कि दिस टाइप की, जहां हमारा बी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो नॉन होमोजेनियस है, तो ये कंसिस्टेंट कब होगी, हमने बताया था, ये कंसिस्टेंट कब होगी, जब कंसिस्टेंट होगी जब इसमें रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए, तब ये जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी ये क्या होगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी, अदरवाइज क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंट, अगर नॉट इक्वल टू है तो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है वो देख लेंगे, देखा क्या, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, यानी क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर, हमने बताया था अभी कि रैंक ऑफ ए एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, उसकी क्या होना चाहिए, रैंक आपस में बराबर होनी चाहिए, दोनों की अगर रैंक आपस में बराबर है तभी हमारी नॉन होमोजेनियस जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है, तो फटाक देखते ही आंसर लगा देंगे, इसका आंसर सी, बाकी सब आंसर गलत है हमारे पास, ठीक है, बाकी सभी आंसर हमारे गलत है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी आर, तो ध्यान से एक चीज देखना, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए दे रखी है, दूसरी हमारे पास क्या दे रखी है, बी इनवर्स ए बी, क्या ए बी तो ए बी तो हमारे पास ए तो बनी जाके लौट फिर के, ए मैट्रिक्स एक ही तो है, तो यानी कि जो मैट्रिक्स ए होगी वही मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सेम होंगे, जो इसके होंगे वो इसके होंगे, तो आइडेंटिकल वाला कौन सा है, दिस, यानी कि आंसर सी, बिल्कुल चुटकी में निकाल देंगे भाई, कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है, समझ रहे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है बिल्कुल,
अगला कंसेप्ट क्या है, इफ लैम्डा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट। एक कंडीशन बताई थी बिल्कुल हमने, कब, आइगन वैल्यू निकालने के लिए, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। तो क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर ए लैम्डा है हमारे पास, ठीक है, आइगन वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये क्वेश्चन हमने आपको बताई थी जब आइगन वैल्यूज का चैप्टर पढ़ाया था हमने, तब बताई थी एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। यानी कि एक कंडीशन क्या होती है हमारे पास, आइगन वेक्टर्स को निकालने के लिए कंडीशन दी होती है, जहां लैम्डा कोई स्केलर होता है, ये कोई हमारी मैट्रिक्स होती है, और एक्स हमारे पास क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो ये कंडीशन आप कहीं देख लीजिए, आंसर में है क्या, आंसर सी, यानी कि सी में है हमारे पास, तो सी इज राइट आंसर। बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, तो इसमें भी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, चुटकियों क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, जगह बहुत जल्दी, जीरो इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स इज। अब देखिए, किसी भी, अगर कोई भी आइगन वैल्यूज है, अगर उसका मान अगर जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, सिंगुलर होगी, सिंपल सी बात है। देखिए तो सिंगुलर वाला ऑप्शन कौन सा है, सी, ठीक है, बाकी सब गलत। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में है, और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, एलटी सबके लिए हेल्पफुल है, इसलिए आप इसको बड़े अच्छे से करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, if A is a square matrix and lambda is a scalar then A minus lambda is called। बिल्कुल जब आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ाया था तो बिल्कुल इस मैट्रिक्स को हमने बताया था कि इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, और डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा के लिए क्या बोलते हैं, ये सब बताया था। यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसका मॉड लगा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगी, A माइनस लैम्डा आई कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। जो आंसर हो उसका, यानी कि थर्ड सी आंसर इसका राइट है। क्या बोलेंगे इसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। बाकी सभी आंसर हमारे गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि इन चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो देखिए, द लेटेंट रूट ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर आइदर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स या जीरो। यानी कि ये तो हमारे पास राइट है, ठीक है, ये राइट, इनकरेक्ट हमको बताना है, ये राइट है। दूसरा आंसर क्या था, लेटेंट रूट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। ठीक है, चलिए अभी इस पे डिस्कस बाद में करेंगे। सी की बात करते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, ये भी सही है। चौथे की बात करेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या यूनिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन सा आंसर गलत हो रहा, द लेटेंट रूट्स ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। यानी कि रियल है तो उसके जो रूट्स आएंगे वो भी रियल आएंगे, यानी कि बी भी आंसर सही है, सी भी, यानी कि डी आंसर हमारा क्या होगा, गलत होगा, डी इज रॉन्ग आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी एक्सरसाइज का, आज के लेक्चर का। ठीक है, चलिए लेक्चर भी खत्म हुआ हमारे पास। देखिए आज का लेक्चर हमने बहुत ही स्पीड में किया है, अगर कहीं पे कुछ थोड़ी सी अगर मिस्टेक दिखे तो आप सेव करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर जो था बहुत ही स्पीड में कराया है हमने, और ऐसे ही अगले कॉन्सेप्ट पे टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम पे और भी एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर लेके आते रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए।
तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बाकी कल मिलेंगे फिर से नए जोश के साथ, नए लेक्चर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।